सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान और भारत में कशीदगी उस वक्त शुरू हुई जब पहलगाम में सयाहों पर मुबैना हमले में 26 अफराद की हलाकत का इल्ज़ाम भारत ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर लगाना शुरू कर दिया। एशिया में पड़ोसी और एटॉमिक पावर्स की लड़ाई में शाहीनों ने जदीद तरीन जंगी जहाज राफेल को भी न बख्शा और 3 राफेल समेत भारत के 6 जहाज गिरा दिए। इसराइली साख्ता हेरोप ड्रोन्स पाकिस्तान में भेजने की गलती भी बेकार साबित हुई जब फौज के बजाय अवाम ने इन ड्रोन्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में भारत के अंदर जाकर न सिर्फ मखसूस टारगेट्स को कामयाबी से निशाना बनाया गया बल्कि पूरे भारत में तबाही की दास्तान रकम होने लगी। ऐसे में अमेरिका ने सालिस का किरदार अदा किया और दोनों ममालिक में सीज फायर करवा दिया। पाक भारत जंग अपनी जगह पर, लेकिन आलमी माशी इदारे ने पाकिस्तान के लिए कर्ज की किस्त की मंजूरी दे दी। भारत के प्रोपेगेंडे का IMF इजलास पर कोई असर नहीं हुआ और बोर्ड इजलास में कर्ज की किस्त समेत न सिर्फ क्लाइमेट रेजिलियंस फैसिलिटी मिली बल्कि एक किस्त है वो भी हमें अब मिल चुकी है और $1.4 बिलियन की इमदाद भी मंजूर कर ली गई है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के मुताबिक भारत से फौरी कशीदगी का कोई बड़ा असर पाकिस्तान पर नहीं हुआ है। पाकिस्तान और भारत के बीच सालिस का किरदार अदा करने वाले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान कि अमेरिका दोनों ममालिक की इमदाद और तिजारत के लिए तैयार है, इस पूरी सूरत हाल में बहुत ही अहम है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के मुताबिक अमेरिका से अमेरिकी कपास और सोयाबीन की पाकिस्तानी इंपोर्ट्स की दरख्वास्त की जाएगी। जुलाई से शुरू होने वाले आइंदा माली साल के विफाकी बजट को अगले 3 से 4 हफ्तों में हतमी शक्ल दे दी जाएगी और जिसके IMF के साथ 14 से 23 मई तक का जो शेड्यूल है वो भी बजट मुज़ाकरात भी उसमें शामिल होंगे। अब अमेरिका से तकरीबन $3 बिलियन के ट्रेड सरप्लस की वजह से पाकिस्तान को अमेरिकी एक्सपोर्ट्स पर 29% टैरिफ का सामना है, लेकिन फिलहाल अप्रैल से 90 दिन का रिलीफ भी मौजूद है। अब इस पूरी सूरत हाल में जो मौजूदा हालात हैं इसके बावजूद भी पाकिस्तानी मईशत इस वक्त नए नए करिश्मे दिखा रही है। इस बात का एतराफ़ अब सिर्फ मुल्की मीडिया ही नहीं बल्कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी मीडिया भी वाज़े तौर पर पाकिस्तानी मईशत पर बड़े पॉजिटिव इस वक्त रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहा है। एक वक्त था कि सबका ख्याल था कि शायद श्रीलंका की तरह पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर हुकूमत और SIFC का हमने किरदार देखा और माशी मैदान में इनकलाबी इक़दाम ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया और इन्हीं इक़दाम की बदौलत दुनिया में टॉप इकनॉमिक इदारे भी इस वक्त आलमी तौर पर पाकिस्तान की माशी तरक्की की तारीफ़ें करने लगे हैं। इंटरनेशनल इकनॉमिक जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अगर इस वक्त पाकिस्तान की तरफ तवज्जो ना दी गई तो इन्वेस्टर्स बाद में पछताएंगे। 25 करोड़ 25 लाख आबादी वाला ये मुल्क गुज़िश्ता 2 साल में माशी करिश्मा कर चुका है। सालाना 40% होने वाली महंगाई बढ़ने की रफ्तार अब 0 हो गई है। 2031 में मैच्योर होने वाले पाकिस्तानी यूरो बॉन्ड्स की कीमत 40 सेंट फी डॉलर से बढ़कर 80 सेंट तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 3 गुना बड़ा हो चुका है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने IMF से $7 अरब कर्ज का मुआहदा किया है जिसमें $2 अरब से ज्यादा की रकम पाकिस्तान को जारी की जा चुकी है। पाकिस्तान का इस्तेहकाम 2023 में डिफॉल्ट होने के करीब पहुंचने के बाद हुआ है। मजमूई कौमी पैदावार की शरह गुज़िश्ता साल 2.5% तक वापस आई है। मालियाती खाते गैर मामूली तौर पर मुतवाज़िन है। करंट अकाउंट इस वक्त मुस्बत है। प्राइमरी फिस्कल सरप्लस मौजूद है। पाक भारत जंग के बावजूद हमारी मुस्तहकम और मजीद तरक्की करती मईशत इस बात का सबूत है कि भारत पर हमले से हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारी इकॉनमी पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है, जबकि भारत ने न सिर्फ माशी धचका खाया है बल्कि जदीद हथियारों की मौजूदगी के बाद भी नाकामी ने भारतीय नाअहली के पोल खोले हैं। अब जो आलमी इन्वेस्टर्स जिनकी पहले ही नजरें हैं पाकिस्तान में, क्या अब इन हालात के बाद पाकिस्तान में सरमायाकारी दिलचस्पी बढ़ेगी या सूरत हाल क्या होगी, इस पर हम बात करेंगे। अली फरीद ख्वाजा साहब चेयरमैन है K-Trade के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली फरीद साहब प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब जो इस वक्त इन्वेस्टर्स हैं आपकी नज़र में अब उनकी दिलचस्पी और उनका एतमाद पाकिस्तान पर और ज़्यादा बढ़ेगा कि एक दुश्मन ने कोशिश की हमारी मईशत को हिलाने की, हमारी सिक्योरिटी में छेड़छाड़ करने की, लेकिन न सिर्फ उसको नाकामी हुई बल्कि हमारा कोई माशी प्लान डिस्टर्ब नहीं हुआ और सब पहले से बेहतर अंदाज में चल रहे हैं। बेशक सबसे पहले तो आपको और पाकिस्तानी अवाम को और हम सबको मुबारक हो। और ये हमारी फ़तह जो है वो सिर्फ मिलिट्री नहीं की फ़तह नहीं है, हमने फाइनेंशियली भी जीते हैं और हम फॉरेन पॉलिसी एंगेजमेंट के जो मैदान था उसमें भी जीते हैं। तो इसका सारा खराज तहसीन जो है पूरी की पूरी हुकूमत के हर स्टेक होल्डर्स को जिसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, हमारे ऑफ कोर्स मुसल्लह अफवाज, हमारे फाइनेंस के इकॉनमी की पूरी टीम और हमारे फॉरेन पॉलिसी की टीम, क्योंकि ये जो परफॉर्मेंस है इसका ना कोई अंदाज़ा, इसका कोई एक्सपेक्टेशंस, इट इज़ बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। आपको पता है कि इंडिया ने बहुत कोशिश की कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर दे,
ये एक एहसास किया जा रहा था कि हमारा कोई सपोर्ट नहीं रही। एक वक्त था, कुछ ज़्यादा पुरानी वक्त नहीं है, कि मुल्क के अंदर भी लोग कहते थे कि जी हम तो कोई भिखारी मुल्क हैं और पैसा मांगते हैं। मगर वक्त ने दिखाया कि हमने 18 महीने के अंदर अंदर ना सिर्फ इकोनॉमिक टर्न अराउंड अचीव किया, मिलिट्री वाइज अपने आप को डिफेंड किया, और आज ये वक्त है कि फॉरेन पॉलिसी एंगेजमेंट में भी जो हम जिस तरीके की ज़बान दुनिया का सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान के लिए यूज़ करे, जिस तरह के लफ्ज़ अल्फाज वो यूज़ करे हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए, हमारे इकॉनमी के लिए, जिस तरह की वो इंगेजमेंट करना चाहता है पाकिस्तान के साथ, वो इस बात का प्रूफ है कि पाकिस्तान हैज़ बीन थॉरली सक्सेसफुल। तो अली फैज़ साहब, अब भी इसमें पाकिस्तान की जो ट्रेड है ख़ासतौर पर अमेरिका के साथ, वो ट्रेड कितनी बेहतर होगी, वो रिलेशंस कितने बेहतर हो सकते हैं? चूँकि ये सारे एपिसोड से पहले भी जो हम डिस्कशन जब करते थे कि जो 29% का टैरिफ अब ये आयद होने जा रहा है, ज़ाहिर है अभी 3 महीने का उसमें गैप तो आ गया। अब क्या ज़्यादा फ्रूटफुल इसमें इस सिलसिले में कोई डिस्कशन हो सकेंगी कि इसमें भी कहीं ज़रा कोई रिलीफ की तरफ सोचें डोनाल्ड ट्रंप? जी, 3 पहलू हैं। सबसे पहले कि जिस तरह आपने ये खबर का जो कोट किया, तो जिस अखबार में पब्लिश हुई है, ये दुनिया का फाइनेंस का सबसे रिस्पेक्टेड पब्लिकेशन है। तो इस तरह की पब्लिकेशन में एक ऐसा आर्टिकल पब्लिश होना जिसकी हेडलाइन ये कहती है कि इट्स अ मिनी मिरेकल, तो इसका मतलब है कि दुनिया के सारे टॉप इन्वेस्टर्स की रिकग्निशन है कि पाकिस्तान में एक मिरेकल हुआ है इकॉनमी का, और जो नंबर्स आपने बताए वो दिस स्पीक ऑन देयर ओन। मैं आपको ये बताता चलूँ कि पिछले हफ्ते जिस दिन ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में अटैक जो है पीक पे था, ड्रोन वो आ रहे थे, उस वक्त लंदन में हमने एक पाकिस्तान एक्सेस डे अरेंज किया जिसमें पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर और 10 कंपनीज के सीईओ थे। उस इवेंट में मोर देन 100 इन्वेस्टर्स केम। उनमें से कुछ इन्वेस्टर्स के कोट हुए में इस आर्टिकल के अंदर भी कॉमेंट। तो जिस तरह जब मुल्क पर जंग होती है तो इन्वेस्टर्स भाग जाते हैं, लोग कहते हैं कि इसमें तो इकॉनमी तबाही मट जाएगी, और शायद यही इंडिया समझता था कि पाकिस्तान में आएगा। मगर इसके बरक्स 100 से ज़ायद इन्वेस्टर्स आए, कंपनी से मिले और बहुत इम्प्रेस हुए। तो पाकिस्तान, आई थिंक पाकिस्तान हैज़ अचीव्ड समथिंग विच मैं भी एक्सपेक्ट नहीं करता था। मैं आपको पता है कि आपके प्रोग्राम में बड़ा पॉजिटिव मैंने बोला है हमेशा, मगर जिस तरह की इकोनॉमिक, मिलिट्री और फॉरेन पॉलिसी एंगेजमेंट, ये फॉरेन पॉलिसी का जो पहलू था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं पाकिस्तान की जितनी भी फॉरेन पॉलिसी टीम है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, एम्बेसडर्स और जो भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहे, उनको एज अ पाकिस्तानी खराज तहसीन पेश करता हूँ। और अली फैज़ साहब, ये जो मिनी मिरेकल की टर्म है, अब ये कितनी इम्पैक्टफुल है? चूँकि ये आर्टिकल लिखते हुए बहुत रिसर्च की गई होगी, बहुत एनालिसिस किया गया होगा, पिछले 1.5 साल और उससे पिछले के 8-10 साल के सारे फिगर सामने रखे गए होंगे। पाकिस्तान के अभी तक जो इन्वेस्टर्स जिनका कॉन्फिडेंस है उनसे भी बातचीत की गई होगी। तो ये अब इन्वेस्टर्स के लिए, ख़ासतौर पर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए, ये कितना इम्पैक्टफुल है और अब उनका एतमाद कितना बढ़ेगा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए? जी, बहुत बहुत इम्पैक्टफुल है। जैसे आपने बिल्कुल बोला कि हेडलाइन में ऐसा वर्ड यूज़ करना, और आपको इस बात पे भी पर्सपेक्टिव में रखना पड़ेगा कि इस वक्त इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि इंटरनेशनल प्रेस में और इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चीज़ें छपे, और कुछ अखबारात ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़े 22 आर्टिकल भी पब्लिश किए। तो उस तरह के कॉन्टेक्स्ट में इस रिस्पेक्टेड में पाकिस्तान के बारे में ऐसी खबर छापना, उसमें ऐसी हेडलाइन आना, अगेन दैट इज ऑल्सो अ मिरेकल। दूसरा आपका पिछला सवाल था कि ये जब यूएस पे जो ट्रेड के कितने ज़्यादा पहलू हो सकता है इसमें, तो जब यूएस का प्रेसिडेंट सऊदी में जाकर एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में जाके ऐसी बात करता है कि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड बढ़े, और वो उसने बोला कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर स्ट्रॉन्ग आदमी है और पाकिस्तान और इंडिया के साथ इक्विवेलेंस पे उसने बात की, तो आप देखिए उसका एक सिग्नलिंग वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो ये बात अपने कमरे में नहीं बैठ के कर रहा था, वो बात ट्विटर पे नहीं कर रहा था, वो बात एक हॉल में बोल रहा था जिस वक्त यूएस सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम चल रहा है, जिसका मतलब है कि दुनिया के सारे इन्वेस्टर्स, दुनिया की टॉप कंपनीज के सीईओ उस वक्त बैठे हुए हैं, जिस वक्त वो एक इतने बड़े पैनल पे, प्लेटफॉर्म पे बोल रहा है कि वी वांट टू डू ट्रेड विद पाकिस्तान। तो ये बहुत बड़ी सक्सेस है पाकिस्तान की, और हमें अल्लाह का भी शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि बेशक सक्सेस और मिरेकल जैसी सक्सेस तो अल्लाह ही इनेबल करता है। तो अब अली फैज़ साहब, इसका मतलब जो इससे पहले हम जिस इन्वेस्टमेंट का इंतज़ार कर रहे थे, अगर वो इन्वेस्टमेंट कोई 6 महीने, साल या 1.5 साल में आनी थी, तो ये इस आर्टिकल के बाद, डोनाल्ड ट्रंप के रिमार्क्स के बाद शायद कुछ हफ्तों की बात रह जाएगी। और हमने देखा था कि हमारा जो मिनरल सेक्टर था उसमें बड़े बड़े ममालिक की, अमेरिका समेत उसमें कनाडा, सऊदी अरब सबकी दिलचस्पी थी। तो अब जो हमारे दीगर सेक्टर्स हैं उसमें भी फिर इन्वेस्टर मज़ीद आएंगे और बड़े ममालिक को बड़ी मईशतों से आएंगे इन्वेस्ट करने।
जी, तो स्टॉक मार्केट में तो हम देख रहे हैं, आपने देखा ही है कि जो रैली हुई है वो अनप्रेसिडेंटेड थी और उसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स भी शामिल हैं। तो एक तो उधर आप हमें नज़र आ रहा है। दूसरा जो आपने कहा कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मैं आपको अपनी कॉन्फ्रेंस का बता सकता हूँ कि ना सिर्फ माइनिंग और जो जो तो इम्पॉर्टेंट सेक्टर है ही, प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया। हमारे प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर, अगेन मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिस अच्छे तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया पाकिस्तान का केस, पाइपलाइन बताई, डिफरेंट सेक्टर्स, एनर्जी डिस्कोज जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनकी प्राइवेटाइजेशन, उसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर की प्राइवेटाइजेशन का जिस तरह उन्होंने डिटेल में प्रेजेंटेशन दी, नंबर्स और फैक्ट एंड फिगर्स जिस प्रोफेशनली से उन्होंने वो प्रेजेंट किए, इट वॉज द स्टैंड आउट प्रेजेंटेशन। और हमें उसके बाद फीडबैक आई है कि इन्वेस्टर्स ने कहा कि हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इन डील्स पे। सो द गवर्नमेंट इज़ डूइंग रियली वेल एंड आई थिंक, जैसा आपने बोला कि इस वक्त दुनिया का कोई भी इन्वेस्टर ऐसा नहीं होगा जो इस वक्त पाकिस्तान को सीरियसली ना देखे। सही। और अब तो ज़ाहिर है पाकिस्तान ने एक बड़ी वाज़ेह फ़तह अली फरीद साहब हासिल कर ली और दुनिया ने भी, इनफैक्ट भारत ने भी उसको अब एक्सेप्ट भी कर लिया, उसका एतराफ़ भी कर लिया। तो अब ये जो जिस तरह का माहौल 3-4 दिन रहा, जब इस तरह का माहौल होता है तो एज़ इन्वेस्टर आप ये बताइएगा क्या फ़ील होती है एक इन्वेस्टर की जो किसी ऐसे मुल्क में, ऐसे रीजन में इन्वेस्ट करने जा रहा हो, वहाँ पर इस तरह के हालात क्रिएट हो जाएँ, तो उस वक्त क्या थाट्स आती हैं एक इन्वेस्टर के माइंड में? जी, आपने बिल्कुल, जंग से बड़ी ख़तरा तो कोई नहीं हो सकता ना, क्योंकि और वो भी जब इंडिया जैसा बड़ा मुल्क एक छोटे मुल्क पे अटैक करता है तो डर तो यही होता है कि अब तो आपकी इकॉनमी बिल्कुल तबाह हो जाएगी। मगर जो इस बात एक बड़ी अजीब सी चीज़ हुई कि जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स था और पाकिस्तानियों का रिस्पॉन्स था वो यूनिफाइड था। उसमें पाकिस्तान की हुकूमत का हर सेक्शन, पाकिस्तान के अवाम का हर सेक्शन एक ही कॉन्फिडेंस डिस्प्ले कर रहा था। उस कॉन्फिडेंस की वजह से अगर आप देखें तो हमारी स्टॉक मार्केट भी ज़्यादा नीचे नहीं गई। तो क्योंकि हम कॉन्फिडेंट थे, वही कॉन्फिडेंस का मैसेज दुनिया भर को जा रहा था, जिसकी वजह से बाहर के इन्वेस्टर्स भी वो कॉन्फिडेंस उन्होंने भी कायम किया रखा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हमने देखा कि 2 साल पहले दुनिया समझ रही थी हम डिफॉल्ट कर जाएगा। उसका वजह ये भी थी कि हम एज अ नेशन और हम एज इंडिविजुअल पाकिस्तानी, हमें खुद अपने ऊपर एतमाद खत्म हो गया था। हम खुद जाके दुनिया को कह रहे थे कि यार हम बहुत वीक हैं, हम पे ट्रस्ट ना करो। अब क्योंकि हम सारे, डिस्पाइट इतना बड़ा चैलेंज था, मगर क्योंकि हम खुद कॉन्फिडेंट थे, हम खुद एक कोऑर्डिनेटेड थे और एक ही मैसेज से सब दुनिया को कह रहे थे कि पाकिस्तान मीन्स बिजनेस एंड पाकिस्तान इज हियर एंड पाकिस्तान विल सर्वाइव, तो दुनिया ने भी हमारी बात सुनी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है हमारी कौम के लिए और हम सब के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली फरीद ख्वाजा साहब, चेयरमैन के ट्रेड, हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान ने पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने वाले भारत ने पाकिस्तान पर फ़िज़ाई हमला करके शायद ये सोचा था कि पाकिस्तान जवाब देने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि पाक फ़ौज जवाब देगी और ऐसा भरपूर जवाब देगी कि उस जवाब को रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। पाकिस्तान ने अपनी हदूद में रहते हुए भारत के इसराइली साख्ता, फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारों को जब निशाना बनाया तो दुनिया हैरान हुई और पाकिस्तानी पायलट्स की तारीफ़ों के पुल बांधने लगी। लेकिन पाक फ़ौज ने यह भी ऐलान किया कि उसका जवाब उस वक्त पर दिया जाएगा, एक मखसूस वक्त पर दिया जाएगा, और फिर ऐसा ही हुआ। पाक फौज ने ऐसा जवाब दिया कि पूरा भारत ही चकरा गया। पहले साइबर अटैक जिसने पूरे भारत को मफलूज किया और 70% भारत की बिजली बंद कर दी गई। साथ ही पाक फ़िज़ाइये के तैयारों ने भारत के 26 मकामात को निशाना बनाया और उसमें भारत के एयर बेसिस समेत जो फ्रांसीसी और इसराइली साख्ता एयर डिफेंस सिस्टम था उसको भी तबाह किया गया है। दिफाई निज़ाम 300 अहदाफ की निशानदही कर सकता है और एक साथ 36 अहदाफ को कामयाबी से निशाना भी बना सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे, जहां उन्होंने S-400 मिसाइल लॉन्चर के सामने तस्वीर खिंचवाई और ये तासुर देने की कोशिश की कि पाकिस्तान का भारतीय फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को तबाह करने का दावा गलत है। पाकिस्तान और भारत के तनाज़े के बाद में इस्तेमाल होने वाले चीनी फाइटर जहाज़ J-10 की कंपनी के शेयर्स में अब तक हम 20% से ज़ायद का इजाफा देख चुके हैं, जबकि अगर दूसरी तरफ हम देखें कि भारत अपनी बैरियर के लिए मजीद 26 राफेल तैयारों की खरीदारी कर रहा है। राफेल
तैयारे बनाने वाली डिसॉल्ट कंपनी, जिसने सालाना 6.2 बिलियन यूरो की फरोख्त की और 924 मिलियन यूरो का प्रॉफिट कमाया था, उसके जो शेयर्स हैं वो मुस्तकिल कम हो रहे हैं। भारत के पायलट्स की नातजुर्बेकारी से गिरने वाले जहाज़ों ने डिसॉल्ट कंपनी को जैसे कि गिरा ही दिया है। पिछले 5 सेशंस पर हम नज़र डालें तो डिसॉल्ट कंपनी का स्टॉक 10% से ज़्यादा अब गिर चुका है। तो अब हम ये देखें, आपके जो पाकिस्तानी इस वक्त पायलट्स है उनकी तरबियत और भारतीय तरबियत का जो फ़र्क है वो इसमें एक बिल्कुल वाज़े दुनिया के सामने आ चुका है। अब ये सूरत हाल आगे किस तरह से जाएगी, और ख़ास तौर पर जो कंपनीज़ हैं जिनके स्टॉक्स अब बढ़ रहे हैं, चाइनीज़ कंपनीज़ के, फ्रांसीसी कंपनी के स्टॉक और शेयर्स की कीमतों में कमी आ रही है, ये सूरत हाल किस जानिब ले जा सकती है। एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। बड़ी शानदार कामयाबी पाक फ़ज़ाइया ने, पाक अफवाज ने हासिल की है, और इसका फ़ायदा अब दीगर उन हथियार बनाने वाली कंपनीज़ को भी हो रहा है, चाइनीज़ कंपनी को हो रहा है, और जिनके हथियार भारत ने इस्तेमाल किए वो इस वक्त ज़ाहिर है तबाही से दो चार हैं। 10% से ज़्यादा उनका स्टॉक गिर चुका है। आपके कमेंट्स इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, जब भी जंगें होती हैं तो उसमें जितनी भी कंपनीज जिनके हथियार इस्तेमाल हो रहे होते हैं उनकी बड़ी एक क्लोज ऑब्जर्वेशन होती है और बड़ी गहरी निगाह से ये चीज़ें देख रहे हो, क्योंकि इन जंगों के नताइज पे उनकी वैल्यूज़ पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। और जिसे कहते हैं मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की जंग होती है, तो वैसे तो मतलब मुल्क अपने सरहदी दिफा कर रहे होते हैं, आइडियोलॉजीज भी होती है ये वो, बट ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो क्योंकि आर्म्स इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी दुनिया की इंडस्ट्री है और कहा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा महंगी और सबसे ज़्यादा इसमें पैसे जो है वो इन्वॉल्व हैं, तो इस इंडस्ट्री के ऊपर असर हर जंग का हो और हर कंपनी की कोशिश होती है कि उसके वेपन्स जो हैं वो आजमाए जाएं और आजमाने के साथ साथ उनको एक पॉजिटिव नोट पे वो मतलब ख़त्म हो जब भी जंग होती है, या उसकी सक्सेस हो उन वेपन्स की जब भी उनका इस्तेमाल हो इन किसी भी जंगों में। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उन सब कंपनीज के लिए। तो इसी लिहाज से अगर इस पर्टिकुलर जंग को देखा जाए तो इसमें बहुत सारे ममालिक के हथियार इस्तेमाल किए गए और बड़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज के किए गए। ये जो आप डेसॉल्ट कह रहे थे, जनरली इसको फ्रेंच में दासू कहते हैं। दासू जो कंपनी है वो इनकी बनाती है राफेल, और जिसने मिराज 2000 वगैरह भी बनाए, बड़ी मशहूर और बड़ी पुरानी कंपनी है और दुनिया की बेहतरीन एविएशन कंपनीज में जानी जाती है। और राफेल दुनिया का बेहतरीन जहाज समझा जाता है आजकल के दौर के लिहाज से। अगर आप किसी लिहाज से कंपैरिजन करें कि ये 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, इसमें दुनिया के बेहतरीन वेपन्स भी हैं और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का स्वीट है इसमें, स्पेक्ट्रा। सो ये किसी भी लिहाज से दुनिया का बेहतरीन जहाज है और 5-6 ममालिक ऑलरेडी इसको खरीद चुके हैं। तो ये एक मौका था इस जहाज की बढ़तरी को जाहिर करने के लिए, इस जहाज को बैटल या कॉम्बैट टेस्टेड देखने के लिए और अपनी एक मतलब बढ़ाई जाहिर करने के लिए। तो ये एक था। दूसरा, आप अगर देखें तो चाइनीज सिस्टम्स हमारी तरफ से बेतहाशा इस्तेमाल हुए, हर लिहाज से इस्तेमाल हुए। इसराइल के ड्रोन थे, वो बड़े इंपॉर्टेंट ड्रोन समझे जाते हैं और बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रोन हैं जिन्होंने आर्मीनिया और अज़रबैजान की जंग में। ठीक है आमिर साहब, अपना नुक्ता भी मुकम्मल कर लीजिएगा और ये सवाल भी मेरा ले लीजिएगा कि अब ये जो हमने भारत को तो एक डेंट पहुंचाई है, लेकिन ये फ्रांसीसी और फिर जो इसराइली असला साज कंपनीज़ हैं, अब ये उनको कितना डेंट पहुंचा है? ये उतना ही इस वक्त दर्द महसूस कर रहे होंगे जितना कि भारत महसूस कर रहा है? जी बिल्कुल। देखिए, मैं आपको इसी एक तरीके से जो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि इसराइल के जो ड्रोन्स थे और उसके अलावा जो S-400 रशियन मिसाइल था, ये वो दुनिया के हैं वेपन सिस्टम्स जो कि बहुत ज्यादा कई ममालिक ने लिए भी हैं और कई लेना चाह रहे हैं, बिकॉज ये इस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट कटिंग टेक्नोलॉजीज है। और दुनिया के जितने ममालिक हैं, ज्यादातर बेशतर ममालिक खासतौर पर जिनकी मजबूत एयर फोर्सेज हैं और एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो कम से कम टॉप ऑफ द लाइन लें या एटलीस्ट सेकंड टॉप ऑफ द लाइन जरूर लें, अगर कॉस्ट बहुत ज्यादा है टॉप ऑफ द लाइन सिस्टम की। तो उस लिहाज से ये तमाम टेक्नोलॉजीज जिनका मैंने जिक्र किया जो इंडिया ने हासिल की हैं, बहुत सारी गल्फ कंट्रीज जिनके पास पैसा भी मौजूद है, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज,
आजकल के दौर में इनको लेना चाह रही हैं, और स्पेशली यूरोप इस वजह से भी, क्योंकि यूक्रेन में जो हालात चल रहे हैं और रशिया का एक थ्रेट इमर्जिंग है, तो उन्होंने अपनी डिफेंस बजट को ज्यादा किया है। तो ये वो तमाम टेक्नोलॉजीज हैं जिनको आप कह सकते हैं कि दुनिया की कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं जो इंडिया ने इस्तेमाल की, वर्सेस हमारे पाकिस्तान की चाइनीज टेक्नोलॉजीज के, जो कि जिनमें J10 शामिल था, जिसमें CN400 शामिल था, और ऑफ कोर्स हमारे काफी सारे रडार सिस्टम्स हैं और ये तमाम। तो उनके लिहाज से अगर देखा जाए तो बेशक, और इसमें मतलब सामने दुनिया ने ये देखा कि इनके शेयर जो हैं दासू कंपनी के नीचे गए और बेतहाशा नीचे गए, वेराज चंगतू जो है एवेक जो कंपनी है उसके 20% से भी ज्यादा शेयर्स बढ़े, जो कि एक बहुत ज्यादा परसेंटेज है अगर इसे इस कलील मुद्दत में देखा जाए, और अमाउंट के लिहाज से भी बहुत ज्यादा एक प्रॉफिट है। सही। सो ये जहाँ पे ये हमारी जंग हो रही थी, वहां पे ये आप कह लें ये कंपनीज की भी एक जंग थी जो चल रही थी, और प्रॉफिट्स जो हैं बहुत ज्यादा मैटर करते हैं उनकी आगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए और फर्दर प्रोडक्शंस के लिए। और उससे ये जरूर हुआ कि आपकी फिजाइया को एक क्रेडिबिलिटी जरूर हासिल। अब ये सिस्टम जब आगे बनेंगे और बढ़ेंगे और आपके पास लोग चाहेंगे कि इन सिस्टम्स को आपको दिया जाए ताकि वो एक अच्छी फजाइया को दिया जाए जिसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से हो सके। अच्छा आमिर साहब, अभी इस सीज फायर के बाद एक परसेप्शन की भी जंग शुरू हो चुकी है ना। उसके बाद हमने देखा आज प्राइम मिनिस्टर हमारे और उनके साथ पूरी सीनियर लीडरशिप, डिफेंस मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वगैरह ने जो हमारी फ्रंट लाइन्स थी उनका दौरा किया, और पसरूर छावनी वो गए, सियालकोट वो गए, वहाँ पर जवानों का हौसला बढ़ाया, किस तरह से उन्होंने एक इस जंग को न सिर्फ लड़ा बल्कि बेहतरीन अंदाज से जीता भी। अब दूसरी तरफ हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी भी आदमपुर गए और वहाँ पर वो S-400 के साथ वो तस्वीर खिंचवा रहे हैं। एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है जैसे कोई उनको खास कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अब ये परसेप्शन की जंग कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए जी, ये वॉर ऑफ नैरेटिव और इन्फो ऑपरेशन जो हैं ये बहुत जरूरी होते हैं। ये जंग से पहले भी जरूरी होते हैं, जंग के दौरान भी जरूरी होते हैं, जंग के बाद भी जरूरी होते हैं। और मैं समझता हूं कि इस दफा पुलवामा के मुकाबले में बहुत बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस किए गए, बहुत मुतहर्रिक तरीके से किए गए, कोऑर्डिनेटेड तरीके से किए गए, एक सिनर्जी नजर आई और एक नैरेटिव जो था उसमें एक स्ट्रेंथ नजर आई। ये बहुत जरूरी होता है हमारी फोर्सेस के लिए भी, हमारी आवाम के लिए भी, और उन तमाम ऑडियंस के लिए जो दुनिया में देख रहे होते हैं, और आपके दुश्मन को भी जर्ब लगाने के लिए। सो मोरल मोटिवेशन के लिए भी जरूरी होता है, और अपने क्लेम्स की क्रेडिबिलिटी के लिए भी जरूरी होता है कि आप भरपूर तरीके से अपना नैरेटिव दें विद क्रेडिबल एविडेंस, जो कि हमने इस दफा दिया, और ये आगे चलती रहेगी। और जब तक कि देखें इंडिया पे एक जर्ब लगी है, वो एक बहुत बड़ा मुल्क है, वो कभी भी नहीं एक्सेप्ट करेगा कि इस तरह से उसकी ह्यूमिलिएशन हुई है हमारे जैसे मुल्क के साथ जिसकी वो वजूद को एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये उसके लिए पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए उनकी एक बहुत बड़ा जख्म है जिसको भरने में बहुत वक्त लगेगा, और यही एक तरीका है उनके लिए कि वो डिफरेंट बेसिस पे जाएंगे, ये परसेप्शन देंगे अपनी आवाम को भी, दुनिया को भी, कि हमारा तो कोई डैमेज नहीं हुआ और पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो गया। देखें, नुकसान थोड़ा बहुत तो पाकिस्तान का भी हुआ होगा, लेकिन जिस लेवल का नुकसान इंडिया का हुआ है, हर लिहाज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से उनका हुआ है, उनकी टेक्नोलॉजी का नुकसान हुआ है, उनकी रेपुटेशन का नुकसान हुआ है, उनके नैरेटिव का नुकसान हुआ है, और सबसे बड़ी बात उनकी एक जो इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी है डिप्लोमेसी के लिहाज से उसका नुकसान हुआ है। तो ये चीजें उसको टाइम लगेगा डाइजेस्ट करने में भी और अब्सॉर्ब करने में भी। सो उस लिहाज से वो कुछ ना कुछ अवाम में इस तरह से वो लगे रहेंगे, डिफरेंट बेसिस पे जाएंगे, डिफरेंट जगहों पे जाके ये परसेप्शन देंगे कि जी वी हैव अचीव्ड आवर ऑब्जेक्टिव्स। अब आप देखें ना, मतलब एक मुल्क एक कितनी एक पागलपन है या एक मजाका खेज चीज है कि इतना कुछ होने के बावजूद, इतना पिटने के बावजूद, इतनी ह्यूमिलेशन और शिकस्त के बावजूद आप ये कह रहे हैं दुनिया को कि हमने अपना हदफ हासिल कर लिया, हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपना मिशन जो है वो हासिल कर लिया। सही। मुझे तो अभी तक ये भी क्लियर नहीं कि उनका मिशन क्या था, और मिशन में अगर ह्यूमिलेशन थी और शिकस्त थी तो डेफिनेटली दे हैव अचीव्ड देयर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सुनिए, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को समझने में कोई भी गलती ना करने की कोशिश करते हुए ऑपरेशन बुनियाद मनसूख से पहले ही एक ऐसा हमला किया जिससे इंडिया में तमाम काम तकरीबन ठप होकर रह गए। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने भारतीय वेबसाइट्स पर एक ऐसा साइबर हमला किया जिसकी तवक्को ही नहीं की जा रही थी। पाकिस्तानी साइबर हमले में बेशतर भारतीय वेबसाइट्स को हैक कर लिया गया, जिसमें बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट भी शामिल थी। हैक की गई साइट्स का मुकम्मल मवाद उड़ा दिया गया। भारतीय वेबसाइट्स पर इंडियन दहशतगर्दी के सबूत, भारत दहशतगर्दी की आमाजगाह है लिखा गया। हैक की गई मजीद वेबसाइट्स में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डेटा लीक कर दिया गया। डेटा लीक साइट्स में इंडियन एयरफोर्स, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन और दीगर भी शामिल हैं। इसके अलावा 2500 से ज्यादा सर्विलेंस कैमरे भी हैक कर लिए गए। हैक की गई वेबसाइट्स में भारतीय आसाम राइफल, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी पोर्टल और इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन भी शामिल थी। इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन वेबसाइट का हसास डेटा डार्क वेब पर फॉर सेल कर दिया गया। तो अब पाकिस्तान की साइबर अटैक टीम ने महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड पर साइबर हमला करते हुए उसे भी हैक कर लिया था। पाकिस्तानी साइबर हमले के नतीजे में महाराष्ट्र की बिजली मुकम्मल तौर पर बंद हो गई थी और इस हमले के नतीजे में महाराष्ट्र के तमाम कमर्शियल और डोमेस्टिक मीटर्स का रिकॉर्ड भी उड़ा दिया गया था। पाकिस्तान ने मवासलाती लाइन्स, एयर ट्रैफिक सिस्टम और भारत के डिजिटल डिफेंस कंट्रोल को भी गैर मौसर कर दिया था। भारत के 70% इलाकों की बिजली बंद हो चुकी थी। जिस तरह पाकिस्तान की हिफाजत में पाक एयरफोर्स के स्किल सामने आए, वहीं हमने ये देखा कि पाकिस्तान की साइबर टीम भी काबिले तारीफ रही, जिसने पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री के मुस्तकबिल के लिए अब नए दरवाजे खोले हैं। इनकी इस स्किल से पूरे सेक्टर की तरक्की में अब कितनी मदद मिल सकती है और इंटरनेशनली अब इन स्किल्स को किस तरह से तारीफ की जाएगी, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। ज़ुएब खान साहब साबिक चेयरमैन पाशा के हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुएब साहब, जहां हमने देखा पाक फ़ज़ाइया, पाक अफवाज ने बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की, उनकी काविशें बड़ी ज़बरदस्त रहीं, तो जो हमारा आईटी सेक्टर इसके स्पेशलिस्ट थे उन्होंने भी अपने इस साइबर अटैक के ज़रिए, अपनी साइबर कार्रवाई के ज़रिए शाना बशाना एक रोल प्ले किया है। तो अब इससे सेक्टर की ग्रोथ में और इंटरनेशनल अब जो कंसिडरेशन है उसमें पाकिस्तान को मज़ीद कितनी मदद मिल सकेगी? जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको, आपकी टीम को, पूरे पाकिस्तान को बहुत मुबारकबाद। आपको जो इस वक्त ज़ाहिर है खुशी का समय है और जिस वक्त सारी सूरत हाल चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो आपको याद हो आज से कोई 1.5-2 साल पहले एक बहुत ही मशहूर नेटफ्लिक्स की एक सीरीज आती है मनी हाइस्ट, उसमें साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट उन्होंने जिक्र किया था, हमने पाकिस्तान से हायर किया। तो उस वक्त तो दुनिया को ज़ाहिर लगा कि ठीक है, उन्होंने एक मूवी के अंदर एक चीज़ की और अंदाज़ा नहीं था कि क्या होगा। तो इस वक्त जो अभी आपने भी काफ़ी चीज़ें बताई, देखिए पाकिस्तान बहुत ही डिफेंसिव मोड पे अभी जवाब दिया है कि अगर आप पाकिस्तान के किसी भी डिजिटल एसेट को कुछ भी कोशिश करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये जवाब मिलेगा। दिस इज द मैसेज फॉर द एंटायर इंडियन नेशन। दूसरी बात, मुझे हैरत है कि जिस तरीके से थ्रू आउट झूठ बोला गया है, झूठा बोला गया है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं बता रहा, ये दुनिया बता रही है कि उन्होंने जिस तरीके से उनके मीडिया के थ्रू मिस इन्फॉर्मेशन की, PhD के लोग वहाँ बैठे हुए थे, मैं तो कहूँगा डॉक्टर मिस इन्फॉर्मेशन वहाँ बैठे हुए थे। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि दुनिया भर में अपनी सर्विसेज कितनी झूठ बोल के बोलते होंगे। और मैं आपको बताऊं, पिछले 4-5 सालों में मैं दुनिया भर में जाता था, डिफरेंट कंट्री के लोगों से मिलता था, वो बताते कि हमने काम दिया इंडिया का, लेकिन उन्होंने सस्ते के चक्कर में ले लिया, लेकिन डिलीवरी जीरो है। ज़ाहिर है कॉम्पिटिटर होते हैं, बट इससे अंदाज़ा लगाएं कि वो बातें भी सारी साबित हो रही हैं इस वक्त कि उनकी डिलीवरी क्वालिटी क्या थी। और आज तो मुझे एक बहुत बड़ा शक भी है कि वो जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारी इतनी एक्सपोर्ट है आईटी की, वो भी शायद इतनी जेन्युइन ना हो। नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान में जो पाकिस्तान ने इस वक्त अपने एक्सपर्ट ने ये काम किया है, मैं कहूँगा ये पाकिस्तान की साइबर आर्मी है। इसके साथ आपने इतनी आसानी से आपने हल्का लिया था, आपको जवाब मिल गया। अब दुनिया भर में जहां हम देख रहे हैं हमारी ऑल आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सबका रिजल्ट सामने। इसी तरह हमारी साइबर सिक्योरिटी के लिए दुनिया भर में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को अपने डिजिटल एसेट्स की सिक्योरिटी के लिए एक्सपर्ट हायर करने होते हैं, अपना डिवीजन बनाना होता है, नेशनल सर्ट बनती है। इसमें पाकिस्तानी स्किल सेट, पाकिस्तानी माइंड सेट और पाकिस्तान के साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की एक बहुत बड़ी मार्केट इस वक्त ओपन हो रही है। और मैं आपको बताता चलूं कि कल ही मेरी 2-3 आईटी कंपनीज के लोगों से बातचीत हुई है। उनके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो दुनिया भर में मौजूद हैं, उन्होंने अपनी सर्विसेज की डिमांड करना शुरू की है कि हम अपना
नेटवर्क को, अपने डेटाबेस को, अपनी एप्लीकेशंस को सिक्योर करना चाहते हैं, तो उसमें पाकिस्तान आपकी आईटी कंपनीज क्या खिदमत अंजाम दे सकती हैं। और ना सिर्फ ये, पाकिस्तान में ऑलरेडी देखें दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पाकिस्तान काम कर रहा है, सेमीकंडक्टर में काम कर रहा है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में काम कर रहा है, एंड सो ऑन, एनिमेशन एंड गेमिंग इंडस्ट्री। साइबर सिक्योरिटी की जो ऑलरेडी पाकिस्तान में पढ़ाई जा रही थी और पढ़ाई जा रही हैं काफ़ी एजुकेशन एरिया में, वो अब कैरिकुलम भी बहुत तेज़ी से एक यूनिवर्सिटी लेवल पे भी एजुकेशन साइड पे चीज़ें बनेंगी, क्योंकि इस एरिया में पूरी दुनिया में बहुत काम हो रहा है। और पाकिस्तान के इस अमल से दुनिया को एक पता चल गया कि हमारे यहाँ एक एक्सपर्टीज कैसी है और हम किस तरीके से। अच्छा जोहेब साहब, ये नए नए एवेन्यूज़ इनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये तो चले नई अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स को मिलेंगी, लेकिन ऑलरेडी जो इस वक्त भारतीय प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, अब क्या हम उन सर्विस प्रोवाइडर्स को भी पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स से रिप्लेस होते देखेंगे? अब ज़ाहिर है इंडिया की उस IT सर्विस पर या उस साइबर सर्विस पर दुनिया का एतमाद तो अब बहुत कमज़ोर हो चुका होगा एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। बिल्कुल जाहिर है कि देखें, ये जो IT की दुनिया है ये एक टेक्निकल दुनिया है, एक स्किल्स की दुनिया है, और इसमें जिस तरीके से पाकिस्तानियों ने और पाकिस्तान के स्किल्स उभर के आया है हर सेक्टर में, आपने बिल्कुल ठीक कहा, उसी तरीके से असल चीज़ होती है। देखें, ब्रांड एंड परसेप्शन। इंडिया ने पिछले 2 हफ्ते के दौरान अपने ब्रांड को जितना गिराया है, खास तौर पे मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से, झूठ की वजह से, उससे भी अंदाजा होता है कि उनका स्किल्स क्या है। वो ठीक है, आपने देखा होगा आज से पिछले 6 महीने से मैं वीडियोस देख रहा हूँ गोरों की कि वहाँ पे फेक स्कैम की कॉल सेंटर से कॉल की जाती है। और आपने ये भी देखा होगा कि काफ़ी मीम्स में भी माशाल्लाह हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, और उसमें आपने देखा होगा कि गोरों की मीम्स आ रही हैं कि जी वॉर के दौरान हमारे मुल्क के अंदर जो है वो फेक और ये स्कैम कॉल्स आना बंद हो गई, क्योंकि इंडिया जाहिर अपनी किसी और चीज़ों में बिजी हो गया। तो पॉइंट ये है कि पाकिस्तान का स्किल्स, और आप देखें जो हमारा इज इम्पॉर्टेंट थिंग, पाकिस्तान की जो इस दौरान वॉर के दौरान एक रिस्पॉन्सिबल जवाब दिया है, विच मीन्स के एक जो टारगेट ये स्ट्रेटेजी के तहत चीज, इससे एक अंदाजा होता है कि पाकिस्तान एक कितनी रिस्पॉन्सिबल, कितनी जिम्मेदार कौम है। और इस वक्त भी जो मैसेज दिया जा रहा है वो बातचीत का दिया जा रहा है कि जी आगे अगर करनी है तो जाहिर है कुछ चीजों में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। पाकिस्तान कौम, पाकिस्तान की बुनियाद, पाकिस्तान की पहचान, इसकी फॉर्मेशन एक 27वें रमजान को बनी है। एक कौम है, ये हम एक मुल्क है, और जाहिर एक रिस्पॉन्सिबल कौम है। और जब जिस तरह ये स्किल्स सामने आए हैं और बड़े दुनिया सरप्राइज हुई है, तो इसके बाद जो हम अक्सर एक्सपोर्ट के फिगर्स की जो बात करते हैं, 3-3.5 अरब डॉलर, और उसको बढ़ा के 5 करना है, फिर 10 करना है, अब ये टारगेट्स कितनी जल्दी अचीवेबल हो सकते हैं? चूंकि अब तो ये दुनिया के सामने हमारा ये टैलेंट सामने आ चुका है। देखें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह से उम्मीद है जून 30 2025 को हम तकरीबन, मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक, 3.8 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट टच कर पाएंगे इंशाल्लाह और अजीज। और दूसरा जो टारगेट है, जिस स्पीड में हम जा रहे हैं, अगले 2-3 सालों में इंशाल्लाह हम 15 बिलियन से बहुत करीब हैं, वो भी हम इंशाल्लाह ताला अचीव कर पाएंगे। और अभी आपने देखा होगा, अभी 2 हफ्ते पहले डिजिटल FDI पाकिस्तान ने एक इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया, दुनिया भर से इन्वेस्टर्स आए। अब ये इकोसिस्टम चल रहा है और AI और साइबर सिक्योरिटी की दुनिया भर में डिमांड है। तो आई थिंक हुकूमत के पास भी एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने टैलेंट रिलेशन जो है 63% उनको अगले 5 साल के लिए दुनिया भर के लिए तैयार करना है। तो साइबर सिक्योरिटी में अपनी एक्सपर्टीज, अपनी तालीम और मजीद आगे करें, क्योंकि देखें जैसे जैसे आप देखते हैं क्लाउड पे चीजें जा रही हैं, इंटरनेट पे चीजें जा रही हैं, तो अब आपको बहुत ज्यादा साइबर सिक्योरिटी की चीजों को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, उसमें अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ती है। आई बिलीव कि लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इंशाल्लाह पाकिस्तान एक उभर के और मजीद सामने आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जोहेब खान साहब, साबिक चेयरमैन पातशाह हमारे साथ मौजूद थे। हमारे जो IT के प्रोफेशनल्स का जो स्किल सेट, हमारी जो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स का स्किल सेट सामने आया, अब जाहिर है दुनिया इस वक्त देख रही है और हमारी इस इंडस्ट्री को मज़ीद ऊपर जाना है। लेकिन एक और इंडस्ट्री है, वो गोल्ड की इंडस्ट्री, जिसको हम कभी ऊपर और कभी नीचे जाता देख रहे हैं। तो इस फ्लक्चुएशन की क्या वजूहत हैं, प्रोग्राम के आखिर में ज़रा इस पर भी आपको अपडेट कर देते हैं। शान सईद साहब हमारे माशियात
नज़रियात हैं, गोल्ड के एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया शान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। एक पिछला एक हफ्ते का ये एपिसोड चला, उस दौरान ज़ाहिर है चूँकि माहौल ऐसा था, हालात ऐसे थे, लोगों की ज़्यादा तवज्जो भी नहीं थी इस तरफ, लेकिन जैसे ही माहौल पहले दिन एक साजगार माहौल की तरफ हम आए, एक नॉर्मल रूटीन पर आए, हमने देखा 10,500 रुपये की कमी गोल्ड की कीमत में हुई। अगले दिन फिर इजाफा हो गया 3,500 रुपये का पाकिस्तान में। तो ये अब ये सिलसिला किस जानिब जाएगा? गोल्ड में जो फ्लक्चुएशन है ये इसी तरह जारी रहेगी। उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो जो टैरिफ की डील हो रही है चाइना और अमेरिका की, वो मेरा ख्याल है पॉजिटिव सिग्नल है मार्केट के लिए, जिसकी वजह से सारे लोग जो है वो उस पर फोकस कर रहे हैं। दूसरा ये कि डॉलर में स्ट्रेंथ आ रही है। जब भी डॉलर में स्ट्रेंथ आती है तो गोल्ड और सिल्वर जो है वो नीचे की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तीसरा ये है कि कुछ ममालिक ने, जैसे चाइना ने और कुछ और ममालिक ने, अपना गोल्ड जो है वो मार्केट में सेल ऑफ किया है। और जब चाइना और दूसरे ममालिक जो है वो अपना गोल्ड सेल ऑफ करते हैं तो वो बड़ी लार्ज क्वांटिटी में होता है। तो ये बेसिकली 2-3 वजूहत हैं जिसकी वजह से मार्केट फ्लक्चुएट कर रही है। लेकिन अगर आपने रिसेंटली रिपोर्ट पढ़ी हो एक बैंक की, जिसमें उन्होंने कहा है कि गोल्ड की जो अपसर्ज है, गोल्ड का जो बुल रन है, ये कंटिन्यू रहेगा और 2029 तक या उससे भी पहले गोल्ड जो है वो $6,000 पर आउंस को टच कर जाएगा। तो मोमेंटम रहेगा, लेकिन क्योंकि कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाती, उसमें हिकअप्स आते हैं, उसमें बम्प्स आते हैं, तो गोल्ड के साथ भी वही सिलसिला है। तो मेरा ख्याल है अगले 1-2 महीने में गोल्ड में इसी तरह फ्लक्चुएशन आती रहेगी। और शान साहब, अगर पाकिस्तान से इस रिपोर्ट को हम रिलेट करें तो ये $6,000 पर आउंस का मतलब ये होगा कि कोई 6.25 लाख या 6 लाख रुपए पर तोला के करीब गोल्ड जा सकता है। जी, लगभग उस तरह डिपेंड करता है एक्सचेंज रेट उस वक्त क्या होगा 2029 में पाकिस्तान का डॉलर के अगेंस्ट। नंबर ऑफ फैक्टर्स उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल गोल्ड जो है वो ऊपर ही की तरफ जा रहा है, क्योंकि यूएस डॉलर की जो स्ट्रेंथ है वो वीक होती हुई नजर आ रही है गोइंग फॉरवर्ड। सो जब यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ वीक होगी तो ऑब्वियसली सारे जो मेटल्स हैं वो फिर ऊपर जाएंगे। अच्छा, अब ये यूएस डॉलर की जो इस वक्त आप उसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में तो अभी पिछले दिनों में कोई बहुत ख़ास उसमें ऐसा चेंज नहीं आया। जिस स्पीड से हमने गोल्ड की कीमत को बढ़ते देखा है, उस स्पीड से डॉलर तो डी वैल्यू या उसकी वैल्यू में नहीं इजाफा हुआ है। डॉलर की डेप्रिसिएशन में इतना कोई सिग्निफिकेंट नहीं हुआ, लेकिन जो ओवरऑल जो मैक्रो एनवायरनमेंट है ना, वो गोल्ड के लिए थोड़ी सी फ्लक्चुएटिंग इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं जैसे ये डील स्ट्राइक होगी यूएस और चाइना की, तो शायद मोमेंटम दोबारा जनरेट हो जाए इक्विटीज में और लोग जो हैं वो दोबारा इक्विटी मार्केट की तरफ रुजू करें। इस वजह से गोल्ड में जो है इस वक्त थोड़ी सी वॉलेटिलिटी है। लेकिन जब जैसे ही लोग देखेंगे कि हमारे जो वेल्थ है उसको हमने प्रिजर्व करना है, तो वो फिर दोबारा टेंजिबल एसेट्स में जाएंगे। जब मैं टेंजिबल एसेट्स की बात कर रहा होता हूँ तो मेरा मतलब होता है प्रॉपर्टी, रियल स्टेट, गोल्ड, सिल्वर, एग्रीकल्चर, आर्ट्स। इसमें जब हालात ख़राब होते हैं तो जो सोफिस्टिकेटेड और स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो इसमें पोजीशन लेते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया शान सईद साहब, माहिर माशियात, गोल्ड एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद। आपने सुनी, इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।